और हम उम्मीद करते हैं कि पाल जी का आशीर्वाद मिलेगा तो जो हमारी मांगे हैं वो अवश्य पूरी होंगी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ने जब से इसका गठन हुआ तब से लेके अब तक लगभग 12,000 इंजीनियर्स डायरेक्ट रिक्रूट किया। सही मायनों में ये 12,000 लोग ही हैं जो बीएसएनएल के अपने एम्प्लॉय हैं। इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि अब तक 2007 की जो सेकेंड पीआरसी की रिकमेंडेशन थी वो आज तक हमारे ऊपर लागू नहीं की जा सकी। जो E2 के लिए डीपीई ने भी गाइडलाइन दी है उसको लागू करने के लिए शायद बीएसएनएल पे मुश्किल से 30-40 करोड़ का बोझ पड़े। उस बोझ का बहाना बनाकर ये 12,000 लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है, जिससे कि इनके कार्य करने की क्षमता पर बड़ा विपरीत असर पड़ा है और बीएसएनएल का न जाने कितने हजारों करोड़ का लॉस हो रहा है। उसकी चिंता नहीं है, बल्कि 78.2% करके जो कि 400 से 500 करोड़ का बोझ पड़ेगा उसके लिए उनके फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सब कुछ कर देते हैं। आज हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले से साहब नोटिस दी थी और दुर्भाग्य यह है कि जब हम सभी लोग यहाँ आए हैं तो हमारे सीएमडी साहब भी छुट्टी पे चले गए हैं। अब आखिरी उम्मीद हम लोगों की आप हैं, आपका आशीर्वाद मिले। आप इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी दूसरा मुद्दा साहब हम लोग का है 30% सुपर एन्युएशन बेनिफिट जो हमारे पेंशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी लोग हैं अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियर्स हैं और सबने कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के देश सेवा के लिए और एक प्रेस्टीज के लिए इस संस्था को ज्वाइन किया, इस उम्मीद के साथ कि अभी हमें जो भी लॉस हो रहा हो फाइनेंशियल होगा। एक अच्छी बात यह है कि हम देश की सेवा में रहेंगे और दूसरी अच्छी बात कि बुढ़ापा हमारा बचा रहेगा, इज्जत हमारी बची रहेगी, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीएसएनएल ने हम लोग के साथ ऐसा किया कि हम पेंशन के लिए भी मोहताज हो गए हैं। जो कि हमारा पैसा है, जो कि हमारा हक है, उस हक को लेने के लिए आज हम मांगे कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट है। तनख्वाह पाना जो कि हमारी राइट है। जीएम साहब ने भी इस स्ट्राइक को संबोधित करते हुए इस स्ट्राइक के बारे में जो पत्र दिया, उन्होंने भी खुले दिल से स्वीकार किया है कि बीएसएनएल की वायबिलिटी के लिए और आज जो कुछ बीएसएनएल में बचा है सब कुछ इस यंग ब्लड की देन है। उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि ठीक है आप गधे हो, काम करो। और तीसरी चीज आप जानते होंगे सर कि जब ये पब्लिक सेक्टर बन चुका है तो फिर इसमें पब्लिक सेक्टर हायरार्की क्यों नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर है और दूसरी तरफ हम पब्लिक सेक्टर हायरार्की लाना ही नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब पब्लिक सेक्टर कर दिया जाए। सबसे दुख की बात यह साहब कि यहाँ जितने लोग हैं सारे लोग इंजीनियर्स हैं और बीएसएनएल इनको जेई बुलाता है। ऐसे ही वो हतोत्साहित हो गए हैं, वो काम क्या करेंगे। जब इंसान का दिल खुश नहीं है तो वो काम क्या करेगा। हम लोग इतने दुखी हैं, हर तरफ से दुखी हैं। तो आप कृपया इस पर रोशनी डालें और आश्वासन दें, आशीर्वाद दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसमें हम लोग का साथ देंगे तो निश्चित रूप से मांगे आज की आज मांग ली जाएंगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, देश के विभिन्न राज्यों से बीएसएनएल जैसी एक प्रतिष्ठा और जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए कर्मयोगी अभियंतागण, आप सब लोग देश की राजधानी दिल्ली में चल करके अपनी वाजिब मांगों के लिए दस्तक देने आए हैं। आपके सिद्धार्थ नगर के हमारे एसटीओ, हमारे छोटे भाई और इन लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं आपके इस धरना स्थल पे आऊं। तो मैं सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि जब मैं आया तो इन्होंने कहा कि इस उम्र में भी जगदम्बिका पाल जी 18 घंटे काम करते हैं। आप सब यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं। अब मुझे आपके इस धरने में आने के लिए, मैं सुबह से सिद्धार्थनगर में मेरे कार्यक्रम लगे थे, मीटिंगें थी, चौपाल था और करते करते रात को 2 बज गया। मैं डुमरियागंज से फिर सिद्धार्थनगर गया, उल्टा नेपाल की तरफ।
और 2 बजे रात को मैं वहां से लखनऊ के लिए चला सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो वो 280 किलोमीटर है। तो मुझे तो लगता है कि प्रायः प्रतिदिन मैं 24 घंटे व्हील पे या चलता ही रहता हूं। तो 18 घंटे ये कहते हैं इनके साथ बीएसएनएल अन्याय कर रहा है और मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। दूसरा अन्याय कि साहब इस उम्र में अब मुझे कितनी ईर्ष्या होगी। आप सब लोग नौजवान हैं, आप भी अपने इलाकों से चल के आए। मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि मांगे तो मैंने सुन ली, उस बात में कहूंगा ही, लेकिन आपको लगता है कि इस देश की राजधानी में हमें कोई सहारा मिलेगा कि नहीं। मन में बहुत से जब चले होंगे इस संघर्ष को लेकर के, तो बहुत से ख्वाब रहे होंगे, वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा। आपकी मांगे कब पूरी होंगी, ये लड़ाई कितनी लंबी होगी, कितना संघर्ष का रास्ता कठिन होगा, ये सब सवाल आपको आ रहा होगा, आपके पूरे परिवार को आ रहा होगा जो घरों में बैठी होंगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। तो मैं समझ सकता हूं। तो इन्होंने कहा कि इस उम्र में भी इतना काम करते हैं। भाई आप लोग अगर इस उम्र में इतना काम करते हैं कि अपना बीएसएनएल के टावर से लेकर के उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है आज बीएसएनएल घाटे में है, बीएसएनएल आज रिवाइवल के लिए जूझ रहा है, लेकिन अब भी देश का सबसे ज्यादा कवरेज बीएसएनएल का ही है, इसमें कहते हैं। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं इस उम्र में, तो मैं अगर 65 साल की उम्र में मेहनत करता हूं तो फिर कौन सा ज्यादा करता हूं। मेरी भी उम्र तो कोई ज्यादा है नहीं, मात्र 65 साल की उम्र है और कह रहे हैं 65 साल की उम्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता कि 24 घंटे कम है। इन्होंने अभिभूत होकर के अगर कहा कि देश के अपवाद संसद सदस्य हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो सकता है कि अपने सार्वजनिक जीवन के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक और सांसद, अपने क्षेत्र में जहां रहते हैं कुछ न कुछ ऐसा उनका 36 का आंकड़ा रहता है कि बाहर उन्हें इज्जत भी मिल जाए, लेकिन घर के जिले के अधिकारी पीछे कहीं न कहीं जिस तरह से नवाजते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद हमारे युवा साथी ने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो मुझे कहना ही पड़ेगा, जिसका पूछे कोई नहाल उसके संग जगदम्बिका पाल। आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ी, मुझे इस बात की खुशी है। ये आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ रही, ये बीएसएनएल की ऊर्जा बढ़ रही है। और जब आपका मोराल हाई होगा, क्योंकि अब इन्होंने कह के मुझे कितना मायूस किया कि साहब हम हैं बीटेक बी, कुछ लोग इसमें एमटेक भी होंगे, एमई होंगे। मेरे पास भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं समझ सकता हूँ इंजीनियर बनने के लिए कितना कठिन काम होता है। अगर और आप सब जैसे इंजीनियर तो निश्चित तौर से चाहे किसी न किसी कंबाइंड टेस्ट से आप उस इंजीनियरिंग में आए हैं, आईआईटी के हों या हम सोचते हैं IIII के हों या और सब के हों, जो भी हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, तो आप उसका प्रतिनिधित्व करके आए हैं। और स्वाभाविक है कि आज आपको इंजीनियर की जगह पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जगह पे, डीजीएम की जगह पे या जीएम तो प्रमोशन के बाद होंगे, लेकिन अगर आपको जेई साहब कह दिया जाए, ओवरसियर साहब कह दिया जाए, जूनियर इंजीनियर कह दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि शायद ये जिलों में तो आप इसको अपमानजनक बातों को झेल करके बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अगर शादी के पहले कोई मोहल्ले में कह देता तो आपकी ऐसी शादी भी अच्छी नहीं होती। क्योंकि सबने सोचा होगा कि हम जिस रिश्ते के लिए जा रहे हैं वो आईआईटी या IIII या हमारे रुड़की या किसी और जो खड़गवासला जितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से करके इंजीनियरिंग या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हर स्टेट में है, हमारे जैसे मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद है। तो इस तरह के, तो इसलिए ये बातें तो बहुत वाकई आपके लिए दुखदाई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ गंभीरता से, ये तो मुझे आज मालूम भी नहीं था
कि मैं कभी आपको धरना देना पड़ेगा और आपको धरने पे हमको आना पड़ेगा। बिना आपके धरने के भी हमने कुछ महीने पहले बीएसएनएल की समीक्षा की थी पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट की जो लोक लेखा समिति के तो पीएससी के वो डिपार्टमेंट की करती है ऑडिट, पैरा ऑडिट, उसके चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी जी हैं। लेकिन जो भारत सरकार की पीएसयूज हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिसको आप कहते हैं कि एक तरह से ऑटोनोमस है, कंपनी लॉ है, डे टू डे के अफेयर्स में उसको स्वतंत्रता है, और रेड टेपिज्म से या विभाग की लाल फीताशाही से आपको एक फ्रीडम होती कि आप ग्रो करिए, आप डिपेंड न रहिए गवर्नमेंट पे, आप अपना विस्तार करिए, प्राइवेट प्लेयर के साथ आप कंपीट कर सकिए, इस नाते पीएसयू का गठन किया जाता है। तो उस पीएसयू में कुछ पैरा ऑडिट थे। तो आप यकीन कर लीजिए कि ये बात मैं आज कह रहा हूं कि जब सीएमडी ने कहा कि साहब हम एक वक्त में जब हमने शुरू किया बीएसएनएल, जब कॉर्पोरेशन बना तो लगातार 3-4 साल प्रॉफिट में थे, वो सब स्टैटिक्स है मेरे पास, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन पिछले 2008-9 से ये बीएसएनएल घाटे पे शुरू हुआ और फिर एक बड़े पैमाने पे वो बीआरएस की बात करने लगे उस समीक्षा में कि कई हजार लोग बीआरएस की बात, 12-13 हजार लोग। तो आप यकीन करिए कि बिना आपसे कोई बातचीत हुए मैंने कहा बीएसएनएल इज ए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री। जैसे अगर रेल कहा जाए तो रेल इज ए लाइफ लाइन फॉर द कंट्री, तो ऐसे टेलीकॉम में भी, कम्युनिकेशन में कहा जाए तो आई थिंक सो बीएसएनएल इज ऑल्सो लाइफ लाइन फॉर द कंट्री। You are part and parcel of the lifeline of the country, and you are feeling so much in discrimination, so many problems. तो अब उस कठिनाइयों को, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए मैंने उस पर बड़ी गहन समीक्षा 2 बार मैं बीएसएनएल का कर चुका हूँ। और आज जो बातें आपने कही हैं, मैं ठीक है आपके बात को अगर सरकार में उठाना होगा तो निश्चित तौर से मैं आपकी वकालत सरकार के अंदर भी करूंगा, आपके मंत्री। जरूरत पड़ेगी, आपके नेतागण महामंत्री जी खड़े हैं, अगर इस सवाल को भारत की पार्लियामेंट में उठाना होगा तो बेशक जगदम्बिका पाल भारत की पार्लियामेंट में भी आपके इस सवाल को उठाएंगे। और तीसरा रास्ता है कि बीएसएनएल को फिर, अभी हमारा उस पर हमने कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी है, अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो बात आपने जैसे कहा कि आज छुट्टी लेकर के चले गए, तो आज आपके बीच में नहीं आ सकते, आपकी बात को डेलीगेशन से सुन नहीं सकते, लेकिन मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आप इसको कर लें, हमारे साथ बैठ जाएं। जो बात आप सीएमडी को या बीएसएनएल के मैनेजमेंट को आप समझाना चाहते हैं, वो बात आप नहीं भी समझा पाए हैं, लेकिन वो बात मैं आपकी समझा दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं जानता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये जानता हूँ कि जब मैंने समीक्षा की थी तो हर बात पे वही कह रहे थे कि वी आर अंडर हैवी डेब्ट्स, या बहुत प्रेशर ऑन आर एक्सचेकर, या बड़ी लाइबिलिटीज हो गई हैं। और बीएसएनएल अब दूसरी फील्ड में भी जाना चाहता है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, ये भी हमें बताया गया था उस समीक्षा में। तो अब आप बीएसएनएल का काम, प्राइवेट प्लेयर्स अपना दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं किसी प्राइवेट प्लेयर्स का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल के पास है, जितना बड़ा मैन पावर है, आज तो देश के किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम की कंपनियां बीएसएनएल के सामने ठहरनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। और कहीं न कहीं हमारे ही कमजोरियों का फायदा उठा करके ये लोग आज जहां सर्वाइव कर रहे हैं। पहले हम पे डिपेंडेंट थे, बीएसएनएल के ही टावर पे डिपेंडेंट थे, तो हमारे किराएदार और हमारे ही घर के मकान मालिक हो गए। इस बात को मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। भाई, यू आर ए टेक्नोक्रेट, योर सीएमडी इज ए टेक्नोक्रेट, आई एम ए लेमैन, आई एम ए पब्लिक लाइफ, तो आई कांट से कि आई हैव एनी टेक्निकल नॉलेज। लेकिन मैं नीतिगत एक बात कह रहा हूं कि कल अपने घर में मैं किसी को किराएदार के रूप में रखूं
और कल वो घर का मालिक हो जाए और मैं सड़क पे आ जाऊं, तो कहीं न कहीं दूसरे को दोष देने के बजाय हमें अपने इंट्रोस्पेक्टिव या अपने आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कौन सी कमी है। खर्च को कम करिए, अनप्रोडक्टिव आइटम पे पैसा कम खर्च करिए, आप चीजें ट्रांसपेरेंट करिए, अपने खर्च को घटाइए, वित्तीय अनुशासन बढ़ाइए, फाइनेंशियल रेगुलेटरीज को कम करिए, अपनी खर्चे को घटाइए। और एक चुनौती मान करके मैंने आपके सीएमडी को कहा था कि एक चुनौती मान करके एक संकल्प लीजिए कि बीएसएनएल इज योर मदर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार कितना कर रही नहीं कर रही है, आपको तो दुनिया को दिखा देना चाहिए कि अगर हम बीएसएनएल से जुड़े हैं तो बीएसएनएल पे आंच नहीं आने पाएगी। ये चुनौती मान करके करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, इस बात से सहमत हूं कि अगर बीएसएनएल के लोग तमाम प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज में रहे होंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 12 लाख के पैकेज में पर एनम, 15 लाख के, 20 लाख के, छोड़ के बहुत लोग आए होंगे। बहुत से लोग आज आईएएस में क्यों आते हैं, आईपीएस में, प्राइवेट सेक्टर में यूएस में जाकर के, यहाँ भी जाकर के 50 लाख की, 1 करोड़ के कुछ भी पैकेज पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीयता है, पेट्रियाटिक भावना है, कहीं ना कहीं देश सेवा की भावना है, उस भावना ने भी खींच करके आपको यहां बिठा रखा है बीएसएनएल के साथ। इस भावना का आदर होना चाहिए कि इन भावनाओं पे तुषारापात होना चाहिए। अगर ये देश का यंगस्टर, देश का नौजवान, देश का इंजीनियर अगर इस बात के लिए है कि उसके मन में एक कमिटमेंट है, उसके मन में डेडिकेशन है, उसके मन में प्रतिबद्धता है कि हमारी नीड्स तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम रहें, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, एक बेहतर न्यूनतम बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, आप जहां सर्विसेज में है, बंगला, गाड़ी, आपका पर्क्स एक सुनिश्चित है, तो क्यों हम प्राइवेट में जाएं जहां केवल मनी मिंटिंग की बात हो। मनी मिंटिंग भी एक लाइफ का किसी का मकसद हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का मकसद मनी मिंटिंग से ज्यादा देश की तरक्की, देश के मुस्तकबिल को बनाने का हो सकता है, देश की भाग्य को बनाने का। अगर वो नहीं भावना होती तो आज हर आदमी इसमें लगा होता कि हम प्राइवेट हाउस ज्वाइन करेंगे या कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन करेंगे या हम यूरोप जाएंगे, स्टेट जाएंगे, आदमी लगा रहता। आपने देखा पिछले दिनों यूएस में कितना रिसेशन आया 2008-2009 में कि बराक ओबामा हमारे सामने सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में खड़े थे और बड़े फक्र से कह रहे थे कि मैं भारत में आया हूं, मेरा बहुत सफल दौरा है, 50,000 नौकरी में भारत से लेके अमेरिका जा रहा हूं। अगर आपको याद होगा उस समय बराक ओबामा की, तो यहाँ तो कल की बात हम लोग भूल जाते हैं। तो देश का, दुनिया का जो बड़े अपने को पावरफुल पावर मानते हैं, वो भी भारत पे से फक्र करके 50,000 नौकरी की बात कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, किन्हीं कारणों से, ये वक्त नहीं कि मैं उस विस्तार में जाऊं, लेकिन लगातार पूंजी निवेश कम हो रहा है। और पूंजी निवेश कम हो रहा है इसीलिए कैबिनेट बहुत से डिसीजन ले रही है, चाहे एफडीआई रिटेल में, एफडीआई मल्टी ब्रांड में हमने बढ़ाया, पिछले दिनों टेलीकॉम सेक्टर में 74% से 100% कर दिया। तो अब इन्वेस्टमेंट का रास्ता यही है कि हम टेलीकॉम सेक्टर को, बीएसएनएल एक तो ऐसे ही संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ हमने 74% से टेलीकॉम को 100% एफडीआई कर दिया है। कल से अगर फॉरेन कंपनियां आ गई तो हम कितना सरवाइव करेंगे, वो भी एक कठिन वक्त आने वाला है। इस बात को इंजीनियर साहब आप सब लोग सोचते हैं। हम लोग तो पब्लिक लाइफ में हैं, अगर हम इस बात की चिंता करते हैं, अगर हमें इस बात की तकलीफ है कि बीएसएनएल को आने वाले दिनों में बीएसएनएल हैज टू फेस वेरी टफ टाइम, तो आपको भी रियलाइजेशन होना चाहिए और आपके पूरे मैनेजमेंट को होना चाहिए। यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनेजमेंट। यू कैन डेडिकेट योर सेल्फ, you can render your services with full commitment, full conviction के साथ आप काम कर सकते हैं। तो एक चिंता का विषय है, लेकिन 2007 का निर्णय अभी तक नहीं लागू हुआ जो डायरेक्ट रिक्रूट किए गए हैं। भाई जो बीएसएनएल ने डायरेक्ट रिक्रूट किया है, तो मैं समझता हूं कि रियल अगर बीएसएनएल के कोई बेटे हैं तो रियल बीएसएनएल के बेटे तो वही हैं। ठीक है, हमने बाहर से भी लिया है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से लिया होगा,
डिप्यूटेशन पे लिया होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जिनको आपने रिक्रूट किया, तो जैसे माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करता है, उस बच्चे को पालने का काम, उस बच्चे को पढ़ाने का काम, वो बच्चा जब तक स्वावलंबी ना हो जाए, एजुकेशन पा करके कहीं प्लेसमेंट ना हो जाए, तब तक तो बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो अगर बीएसएनएल में आज बच्चा रिक्रूट हुआ है, तो अब इस बीएसएनएल को सरवाइव करने की जिम्मेदारी जहां आपकी है, उससे ज्यादा हमारी है, हमारे मैनेजमेंट की है। इस बात को मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और मैं पूछूंगा, पलायन से काम चलता है, समस्याओं से एब्सकॉन्ड करके काम चलता है। आज तो अगर 2-3 हजार लोग आप लोग आ रहे थे, तो सीएमडी को रहना चाहिए था कि भाई देखिए, लुक, दीज आर द प्रॉब्लम्स, आप बताइए कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। हमारी ये कठिनाइयां हैं, आपकी कठिनाइयां हैं, अक्रॉस द टेबल हम बैठते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर हमारे वो मैनेजमेंट है तो आप उसके आर्गन हैं, आप उसके अंग हैं। यू आर नॉट स्ट्रेंजर कि जो आप उनको नुकसान करने जा रहे हैं। आपको भी अगर चिंता है तो उस बीएसएनएल के फायदे की चिंता है, उस बीएसएनएल के भविष्य की चिंता है, उस बीएसएनएल के हितों की चिंता है। तो आज क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप सीन से पलायनवाद हो रहे हैं। अगर इतने लोग पहले से 1 महीना नोटिस देकर के आए, तो कम से कम हमारी बात तो सुनिए। ये तो गांधी का देश है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। उन्होंने रास्ता दिखाया था, कोई हिंसक नहीं है। मैं हमारी सरकार है, मैं आया हूं, मुझसे मेरी सरकार पूछ सकती भाई कि अगर इस सरकार के खिलाफ, बीएसएनएल के खिलाफ ये आए हैं तो आप क्यों गए हैं। तो मुझ में करेज है कि मैं जवाब दे सकता हूं अपनी लीडरशिप से। हम सरकार में हो, हम गवर्नेंस कर रहे हो, और गवर्नेंस में अगर हमारी सरकार में कोई अपनी फरियाद करना चाहता हो, अपनी न्यायोचित मांगों को कहना चाहता हो, अपनी बातों को कहना चाहता हो, उस बात को भी अगर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रजातंत्र कहां है? फिर तो तानाशाही है, फिर या तो राजतंत्र है। इसलिए मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान हमारे देश की एक मान्य स्थापित परंपरा है कि किसी समस्या का समाधान कंटिन्यूअस डायलॉग से, कंटिन्यूअस डिबेट से, कंटिन्यूअस डिस्कशन से होगा, न कि कम्युनिकेशन गैप से होगा। तो मैं आपके मैनेजमेंट से भी कहूंगा, उनके लोग होंगे, मैं तो बाद में कहूंगा, लेकिन यहां से भी अपील करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट अपने परिवार के ही सदस्यों से संवाद रखना चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इस बात का कोई जवाब है कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं, आप पिता हैं, और जिस दिन आपने अपने बेटे से और बेटी से या बच्चों से, परिवार से आपने कम्युनिकेशन गैप कर दिया, और बच्चा अगर आपसे अपने संवाद को स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर से उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होते हैं। अगर बच्चे कहीं भी बहक जाते हैं, तो इसीलिए कि वो अपने पेरेंट्स से जो बात उनको कहनी चाहिए नहीं कह पाते। तो मैं आज समझता हूं कि स्थिति वही है कि आज आप परिवार हैं बीएसएनएल के, वो बीएसएनएल के मुखिया हैं, तो इसलिए मुखिया को अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, और संवाद स्थापित करके समस्या का समाधान करना चाहिए। और मैं बात करूंगा, अगर वो गवर्नमेंट से हेल्प चाहेंगे बीएसएनएल के चेयरमैन, तो मैं बीएसएनएल के चेयरमैन से कहूंगा कि आप इस बीएसएनएल परिवार के रिवाइवल के लिए अकेले आप संघर्ष नहीं करेंगे। आपके इस बीएसएनएल को बचाने के लिए, रिवाइवल के लिए, या इनके 2007 की मांगों के लिए जो पैसे की एक्सचेकर पे बोझ है, क्योंकि हर चीज का बात आ जाती है। जब मैंने 2 बार समीक्षा की थी कि साहब हमारे बीएसएनएल बहुत घाटे में है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसका विस्तार में जितने इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए चाहिए इतने, इसके लिए हमको इतना अमाउंट चाहिए, वो बातें आई थी। वो कोई बहुत विस्तार से नहीं कहूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आया हूँ और आप बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, तो मैं बीएसएनएल के सीएमडी को कहूंगा कि वो आपके रिवाइवल के लिए करें, और उसमें जो भी आपकी जो वाजिब मांग है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको मिलना चाहिए, उनका वेतनमान का है उसमें रिवाइज होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ एक समान के लिए, एक कार्य के लिए समान वेतन हो, समान कार्य के लिए समान वेतन होता है।
सिंपल इस देश का ही फार्मूला है। तो जब आप काम कोई वही काम कर रहे हैं, वही काम आपका कुलीग कर रहा है और पैरिटी हो, आपके पे स्केल में डिस्क्रिमिनेशन हो, तो स्वाभाविक है कि मन में एक असंतोष होगा और जो डिलीवरी होगी वो डिलीवरी ठीक से नहीं होगी। मैंने बहुत आपका समय लिया, लेकिन एक बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपने या आपके भाइयों ने हमसे अगर उम्मीद की है तो मुझसे आप संपर्क में रहेंगे, तो मैं आपकी निश्चित तौर से लगातार आपकी बात सरकार में भी उठाऊंगा और आपके बीएसएनएल मैनेजमेंट से बात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी किसी संघर्ष में मायूस नहीं होना चाहिए, किसी संघर्ष में निराश नहीं होना चाहिए। अब ये समझते होंगे कि सिद्धार्थनगर में जहां से मैं चुन के आया हूं, न मेरे साथ मेरी कोई कास्ट पॉलिटिक्स है, न मेरे साथ कोई क्रीड पॉलिटिक्स है, न कोई समय हमारी, जब मैं 2009 में जीता था तो पार्टी की भी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, मेरी अपनी मेहनत, जिसका इन्होंने जिक्र किया था। उस मेहनत ने अगर हमको सफलता दी है तो आप भी एक दिन होंगे कामयाब, आप होंगे। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि माननीय सांसद जी हमारे मुद्दों को संसद में और सरकार में जरूर उठाएंगे। मैं अपने देखिए सब लिख करके हमको दे दीजिएगा और आ करके वर्गीस साहब हमारे होंगे। मिस्टर वर्गीस, वेयर आर यू? वर्गीस, आई थिंक आप रिकॉग्नाइज कर, तो ये वर्गीस हमारे, मैं सांसद जी का 5 मिनट के लिए समय चाहूंगा ताकि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहू जी सारे मुद्दों को समझा सके। जी सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और तहे दिल से आभारी हैं कि हमारे इस यंग जनरेशन को, एक ग्रेजुएट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर जो है सड़कों पर बैठे हैं, उनकी बातों को उठाने के लिए, इवन सांसद तक में उठाने के लिए आश्वासन दिया है। और उसके पहले मैं सर से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, सर हमारी जो डिमांड है, डिमांड नहीं है, हमारे अधिकार हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दे रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, डीपी ने कह रखा है कि इम्प्लीमेंट करना है। इन्होंने 2.5 लाख लोगों में कम से कम 2,40,000 लोगों को टोटलिटी में इम्प्लीमेंट किया। केवल ये 10,000 लोग चूंकि माइनॉरिटी में हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। और आज तक हमारा कोई इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं रहा, क्योंकि हम टेक्नोक्रेट हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि मैनेजमेंट में बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काम नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है। तो हमारे लिए एक आदर्श की तरह, मेंटर की तरह, हम बिल्कुल ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे कि हमें पक्ष दे दिया जाए, अलाउंसेस दे दिया जाए, बोनस दे दिया जाए, इंसेंटिव दे दिया जाए। हम वही डिमांड कर रहे हैं जो सोच के एक आदमी प्राइवेट को छोड़ के गवर्नमेंट कंपनी में आता है। हमारी 3 ही डिमांड होती है, हमारा पे, कैरियर और सबसे बड़ा बात होती है हमारा रिटायरमेंट। हम 60 साल के बाद चूंकि फोर्सली यहाँ से भेज दिए जाएंगे, उस समय अगर हमारे पास कोई जीविका का साधन नहीं होगा तो शायद हम 60 साल के बाद मरने के बराबर हो जाएंगे। तो हमारी वो सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी है, पेंशन दे दी 2004 को बंद हो गया, लेकिन एनपीएस सिस्टम लागू करने का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लागू, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियां भी लागू कर रही हैं। आज भी प्राइवेट कंपनी में किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाए, सर मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा यहाँ पे, अभी 3-4 दिन का, टाटा में कोई प्राइवेट में बंदा काम करता था, अपना फ्रेंड ही है, 3 साल नौकरी किया था, अचानक उसकी उत्तराखंड में डेथ हो गई थी। टाटा ने उसको 20 लाख रुपए और 60 साल की उसकी पूरी गारंटी दी कि आपको बेसिक दी जाएगी। हमारे बीच में 4 कलीग्स की डेथ हो चुकी है। बीएसएनएल में 4 कलीग्स की डेथ, उनकी फैमिली को 1 पैसा नहीं मिला, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। इवन जो हमारे सैलरी से पैसा कट के ईपीएफ अकाउंट में जा रहा था, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से वो पैसा भी उनकी फैमिली नहीं निकाल पाई। तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी में जो बेसिक सोच होती है हमारे परिवार की, हमारे रिश्तेदारों की, या कि आप गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं मतलब आपका बुढ़ापा तो सुरक्षित है, यहाँ पे हमारा वो भी सुरक्षित नहीं। सर यहाँ पे सर हम लोग बिल्कुल 2000 के बाद पैदा हुए और अभी तक हम लोग एक प्रमोशन भी नहीं पाए। जो कैरियर की बात कर रहे हैं, 12 साल में एक प्रमोशन हमें नहीं दिया गया, जेई पे लाया गया और 12 साल से एक प्रमोशन तक नहीं दिया गया आज तक। यहाँ तक कि 12 साल हमारे जो 2-3
जो डिमांड है उसका हम टोटल बर्डन कैलकुलेट किए हैं। अगर ईयरली बर्डन हमारा पेंशन स्कीम लागू करते हैं, जो 2007 बैच का पैसा पे रिवीजन के बाद पैसा कम मिल रहा है, ऐसा पे रिवीजन की शायद कभी भी मोटो नहीं होगी। 10 साल में पे रिवीजन कमेटी बैठती है, उसका एक ही उद्देश्य था लोगों का पैसा बढ़ाना। यहाँ पे 3000 लोग ऐसे हैं जो 3 से 4000 रुपये पर मंथ बेसिक में कम हो गया। तो इस तरह के जो मैनेजमेंट है, बिल्कुल जो बर्डन की बात करें तो मुश्किल से अगर 50 करोड़ पर ईयर का देखा जाए, 50 to 70 करोड़ के बीच में, वो सारा इशू एकदम से 100% सॉल्व हो जाएगा। और इससे जो उसको आउटपुट मिलेगा है, जो यंग जनरेशन जो कंपनी को आज चलाने के लिए कमिटमेंट अपना पूरा दिया है बीएसएनएल में, इस 50 से 60 करोड़ का जो खर्चा है उसको देके, वो भी खर्चा का राइट है, हमारा अधिकार है जिसको मैंने सुन नहीं पा रहा है, उससे 100 करोड़ पर ईयर ऑटोमेटिक पहले दिन से ही जनरेट कर सकता है। ये मोटिवेटेड लोग, इस तरह के डिमोटिवेटेड लोग किस तरह काम करेंगे? किसी को शौक नहीं होता कि दिल्ली में आके यंग लोग अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के सड़कों पे बैठे, लेकिन जब हमारा बेसिक राइट का हनन होता है तो हम कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शन के लिए मजबूर होना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं सर कि हम आपसे अब मिलेंगे भी और आपके इंटरफेरेंस से हमारे इशू सॉल्व होंगे। हम ऐसा भी नहीं कहते कि मैनेजमेंट हमारा बहुत खराब है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सुन नहीं रहा है। जिस दिन सुन लेगा, जिस दिन हमारी दर्द उसको समझ में आ जाएगी, उस दिन वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकता। हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं जो उसको लगे कि हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप लोगों का सर, आपका आशीर्वाद, आपका इंटरफेरेंस डेफिनेटली हमें कामयाबी दिलाएगा और हमारे बेसिक जो चीज़ें हैं उनको फुलफिल कराने में मदद करेगा। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीएसएनएल के जो चेयरमैन हैं, अभी हमारे स्टाफ ने बताया कि वो बांग्लादेश में हैं और परसों आएंगे, तो इस बीच में हमारी बातचीत हो जाएगी आपकी। तो मैं निश्चित तौर से आपके चेयरमैन से विस्तार से आपकी भावनाओं को अवगत कराएंगे, ये कहते मैं आपसे